एक लड़की जो दिखने में 24-25 साल की थी, वह अपने कमरे के खिड़की में खड़े होकर बाहर पूरे शहर को देखती है। उसने अपने कमरे में पूरा अंधकार बना रखा था। वह बाहर अच्छी रही थी कि उसे कमरे में उसी की हम उम्र लड़की आकर कहती है, शिखा ये सब क्या है, पूरा कमरा अंधकार बना रखा है, कम से कम एक लाइट तो जला लिया होता। जैसा इस कमरा का अंधकार है वैसे ही मेरी जिंदगी भी पूरी अंधकार बन चुकी है। ये कहते हैं उसकी आंखें नम हो जाती है और वह लड़की कहती है, शिखा अब तुम क्या करोगी? कुछ नहीं करना है, बस अपने बारे में सोचना है। बहुत सोच लिया दूसरों के बारे में सोचते सोचते मेरी आधी जिंदगी निकल गई। अब खुद की पहचान बनानी है, खुद की जिंदगी जीनी है। जो मैं पहले कर ना सकी अब वह करनी है। बहुत जलिया दूसरों के बारे में सोचकर, अब बस खुद की सुननी है, खुद की करनी है। पर तुम अब कैसे क्या करोगी? ये लड़की शिखा की प्रज्ञा थी। ये दोनों 8 साल की उम्र से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बने थे। तभी उस कमरे में फिर से कोई आता है और मामा मामा बोलकर शिखा के पैर में लिपट जाता और कहता है, मम्मा मम्मा दादी बोल रही थी कि मुझे अब दादी के साथ रहना है, आपके साथ नहीं रहना। यह क्या सच है? शिखा देखी है कि उस बच्चों के आंखों में बहुत सारे सवाल थे। वह मासूम से बच्चा अभी 4 साल का था, गोलू सा और क्यूट सा, बहुत प्यारा बच्चा था। तभी सीखा उस बच्चों को अपनी गोदी में लेकर कहती है, शुभम आप बताओ आप किसके साथ रहना चाहते हो, आपकी दादी के साथ या मम्मा के साथ? मुझे आपके साथ रहना है मम्मा, दादी बहुत मारती है और पापा भी मारते थे, लेकिन पापा तो चले गए छोड़कर। ये कहते हैं शुभम मायूस हो जाता है, कोई बात नहीं, आपके साथ आपकी मम्मा है ना, मामा आपको बहुत सारा प्यार करेगी, ठीक है। तभी शुभम रोते हुए कहता है, मामा दादी बोल रही थी कि पापा हमारी वजह से छोड़कर चले गए। दादी ने अभी कहा कि आप बहुत बुरी हो, लेकिन मम्मा पापा तो हमें बहुत मारते थे ना, तो हम कैसे बुरे बन गए? बुरे तो पापा थे ना। जब शिखा और प्रज्ञा ये बात सुनते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और प्रज्ञा कहती है कि तेरी सास क्या क्या उल्टा सीधा अनाप शनाप बता रही है यार बच्चे को। उनकी आदत ही ऐसी है, उनकी कभी गलती नहीं होती थी, हमेशा गलती सिर्फ मेरी होती थी। वह कभी खुद के बच्चे की गलती कभी नहीं देखती थी। मुझे तो बस उसे घर में एक पंचिंग बॉक्स बनाकर रखा था, जब जिसको गुस्सा आए मुझ पर उतार दिया जाता था। ये कहते हैं शिखा की भी आंखें नम हो जाती है। दूसरी तरफ मुंबई शहर में एक आलीशान सा बंगला, वह बांग्ला 5 मंजिला में बना था। इस बंगले के अंदर एक कमरे में एक लड़का मिस रंगोली कहकर उड़ जाता है और इधर उधर देखता है तो वह अपने कमरे के बेड पर सो रहा था। साइड टेबल पर घड़ी थी, उसने उसे पर देखा तो अभी रात के 10 बजे थे। वह उठकर खिड़की के पास आकर कहता है, यार तुम कौन लड़की हो यार, तुमने मेरा जीना हराम कर रखा है, हमेशा मेरे सपने में आकर मुझे तंग करती हो, बस एक बार मिल जाओ, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ, तुमने मुझे परेशान कर रखा है ना, तो मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ किया है, फिर भी पता नहीं क्यों तुम मेरे सपनों में हर रोज आकर मुझे परेशान करती हो। अब बस मैं तुम्हें जहाँ कहीं भी हो तुम्हें ढूंढ कर अपने सामने लेकर आऊंगा मिस रंगोली। मेरी जिंदगी में इतनी सारी लड़की है, मैं जो मेरे आसपास रहती है वह मुझे इतना परेशान नहीं करती जितना तुम मेरे सपनों में आकर परेशान करती हो। ये लड़का स्टोरी का हीरो की इवान सूर्यवंशी था। यह अभी 21 साल के हैं। यह अभी कॉलेज के लास्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। उनके घर में इनके माँ पापा, एक भाई, दादा दादी और चाचा चाची भी है और उनकी छोटी सी प्यारी बहन भी, जिन पर यह अपनी जान छिड़कते हैं। इवान सूर्यवंशी अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इवान को याद आता है, 1 साल पहले उसके कॉलेज कोलकाता घूमने गए थे, कहीं घूमने गए थे, मुझे 1 महीने का ट्रिप था। इस दौरान वहां पर होली फेस्टिवल भी आ जाता है और इवान के दोस्त इस होली फेस्टिवल में शामिल हो जाते हैं। वही होली पार्टी में इवान एक लड़की से टकरा जाता है जिसने सफेद कुर्ती और नीचे जीन्स पहनी हुई थी, जिसके कमर तक लहराते हुए काले लंबे बाल थे। इवान उसे पीछे से देखा, जब उसे कलर लगाने जाने लगा तो वह लड़की कहीं गायब हो गई। फिर थोड़ी देर बाद ऊपर से किसी लड़की ने एक बाल्टी पानी फेंका। वह लड़की तो अपने दोस्त को पानी फेंकने चाहती थी, लेकिन इस वक्त वहां पर इवान आ गया और वह अपनी इवान के ऊपर गिरा। दीवानी ऊपर दिखा दो, वही लड़की थी जो थोड़ी देर पहले उससे टकराई थी। वह जल्दी से नीचे आकर इवान के सामने आती है और कैसे, सॉरी, वह हम अपने दोस्त के ऊपर पानी फेंकना चाहते थे लेकिन आप आ गए। इवान देखा वह लड़की बहुत प्यारी सी और मासूम सी थी, उसकी आंखें थोड़ी बुरी कलर की और उससे भी बड़ी बात उसके लिप्स पर एक तिल था जो उसे बहुत अट्रैक्टिव बना रहा था। वह लड़की तुम्हारे से चली गई, लेकिन इवान के पीछे से एक लड़का आया और कहा, अरे इवान चलना यहाँ से, अरे यार अब उसे लड़की को देखना, इवान यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां, मैं किस किस को देखूं, और आई थिंक कि आधी से ज्यादा लड़कियां तेरी गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है। अरे अब लड़की नहीं वह लड़की है, देखना वह लड़की जा रही है। इवान के बच्चे तू चल यहाँ से, तुझे लड़की कहीं देखी नहीं कि वहीं पर फ्लैट हो जाता है आरव।
हाँ मुझे पता है लड़कियां मेरे पीछे भागती है, मैं लड़कियों के पीछे नहीं जाता, तुझे यही बोलना है। चल वह हमारे दोस्त यहाँ से सब निकल गए और हमें 3 दिन से यहाँ से मुंबई शहर जाना। तभी इवान को एक कॉल आता है और ये कॉल उसके दोस्त आरव ने किया था। आरव ने कहा कॉलेज ने इस बार भी कॉलेज ट्रिप प्लान किया है, तू चल रहा है ना। तभी इवान कहता है कहीं घूमने बाहर जाना हो, पार्टी मिस कर दे, यह मैं नहीं कर सकता। चल ठीक है मैं पैकिंग करता। अरे यार मेरे पास तो कपड़े नहीं है, कल तू और मैं शॉपिंग चलेंगे। ओके इवान तूने एक हफ्ते पहले बहुत सारे शॉपिंग की है, उनमें से कुछ देख ले। तभी एवं कहता है ओके ओके, वैसे कॉलेज ट्रिप कौन सी जगह पर लेकर जा रहे हैं अभी तक वह डिसाइड नहीं हुआ है, कल हमें कॉलेज बुलाया है और वहीं पर जगह डिसाइड करेंगे। तभी आरव कहता है ठीक है मुझे मम्मी बुला रही है डिनर के लिए। तभी इवान भी कहता है मुझे भी जाना है। ठीक है बाय, ये कहकर इवान नीचे आता है जहाँ डाइनिंग टेबल पर खाना लग चुका था। इवान अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है और सभी उसको देखने लगते हैं। इवान के पापा कहते हैं बखुरदार कॉलेज का लास्ट ईयर चल रहा, आपको कुछ करना है या हमेशा अपनी जिंदगी नशे में लड़कियों में घूमने फिरने में जिंदगी बितानी है। इवान अपने पापा से थोड़ा डरता था, इसलिए उसने अपने भाई और माँ की तरफ देखा। इवान का भाई ईशान ने समझ गया कि अब उसे कुछ करना है। ईशान कहता पापा खाना खाने के बाद बात करें। पापा हाँ क्यों, खाना खाने के बाद ये महाशय चले जाएंगे और हम बात करेंगे। वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। ईशान जब तुम इवान की उम्र के थे तुमने कंपनी संभाली, तुम्हें तो कोई आदत नहीं लगी, लेकिन इनको देखो ये कभी पब में या कहीं लड़की भीड़ में दिखते हैं। एक गिटार लिया और लड़कियों के बीच बैठ गया। इवान ने डरते डरते कहा पापा मैं कंपनी ज्वाइन करना नहीं चाहता, मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ। तभी इवान के पापा इंदर सूर्यवंशी चिल्लाकर कहते ऐसे बनोगे तुम सिंगर जो हमेशा ड्रग्स के हालातों में रहता है, पता नहीं कौन सा पाप किया था हमने जो तुम ऐसे बन गए हो, हम में से ऐसा तो कोई नहीं था, अभी भी टाइम है सुधार जाओ। ये कहकर इंदर सूर्यवंशी जी चले जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर एक पल शांति छा जाता। उसके बाद इवान की चाची नैना सूर्यवंशी कहती है लो भाई हो गई शांति, इस घर में कभी भी शांति से खाने को नहीं मिलता। ये कहते हुए मॉर्निंग भी चली जाती है। इवान की माँ कहती इवान तुम पापा की बात का दिल पे मत लिया करो। इवान भी गुस्से उठते हुए कहता है माँ हमारे पास सब कुछ तो है, फिर पापा क्यों कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। अरे मुझे करने की जरूरत ही क्या है बताइए ना। तभी उसका भाई ईशान कहता है इवान ये क्या है, अब भाई आप प्लीज शुरू मत होना, मैं कुछ नहीं कहूंगा या अब मैं नहीं कहूंगा। तुझे एक बात कहो भाई प्लीज, ओ तू अब मेरी बात भी नहीं सुनेगा। सॉरी भाई, कहिए मैं सुन रहा हूँ तुझे। जब मैं पहली बार कंपनी जाके काम किया था और जब मेरी पहली सैलरी आई थी और वो सैलरी मेरे पापा ने ही दी थी, उस वक्त मुझे बहुत खुशी, तू बता ही सकता उस टाइम मैंने बहुत खुश था। तू बता जो गिटार मैंने तुझे दिया वह क्यों अब तक बचता है, मेरा मतलब तेरे पास एक से एक बाकर अच्छे अच्छे गिटार की कलेक्शन है। अरे मैं क्यों नहीं बजाऊंगा वो गिटार, आपने मेरे लिए अपने खरीदा था। ये कहकर कि आपकी सैलरी आप अपने भाई को फर्स्ट गिफ्ट देना चाहते थे, इसलिए जब तुझे इतनी खुशी हो रही थी तो मुझे बता मुझे कितनी खुशी हो रही होंगी जब मैं पैसा कमाकर किसी अपने के लिए कुछ लेकर आऊंगा। पापा तुझे इसलिए डांटे हैं, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं होती, अपने आप पर इतनी काबिलियत होनी चाहिए ना कि हम कुछ अपने लिए कर सके। जब तू अपने कमरे में जाकर बात करेंगे। इवान अपने कमरे में आकर कुछ सोचता है और कहता मैं ड्रग्स से दूर भागने की कोशिश तो करता हूँ लेकिन नहीं होता, तो अब क्या करूँ। ये कहकर वो अपना मोबाइल चलाने लगता है। इधर दूसरी तरफ शिखा अपना सामान पैक करके कहती है कल ही हम यहाँ से मुंबई के लिए निकल जाएंगे। तभी प्रज्ञा कहती है हमें कोई पकेगा तो नहीं ना, कुछ नहीं होगा प्रज्ञा, बस कल सुबह 4/5 बजे उठेंगे और यहाँ से चले जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। ये कहकर वो शुभम का शर्ट सहलाती है, तू भी सो जा। सीखा नहीं मैं ठीक हूँ, तू सो जा, मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगी। दोनों बात करते करते सो जाते हैं और रात 4 बजे उठकर आराम से वो रेलवे स्टेशन से वो लोग मुंबई चले जाते हैं जहाँ शिखा और प्रज्ञा रहती थी। वहाँ के लोग देखते हैं वो तीनों नहीं, इसलिए सब उठ जाते हैं और शिखा की सास कहती है मेरे बेटे को खा गई और मेरे पोते को भी लेकर चली गई, उस लड़की को ढूंढो और मेरे पोते को भी लेकर आना जाओ जल्दी से। ये कहकर वो लोग शिखा प्रज्ञा को ढूंढने लग जाते हैं लेकिन वो दोनों नहीं मिलते और वो लोग शिखा के सास के पास जाकर कहता है सरला दीदी वो लोग शायद इस शहर में है ही नहीं, लगता है भाग गए। अरे ऐसे कैसे चलेगी, जाके ढूंढो। ये कहकर सरला दीदी जो शिखा की सास थी वो बहुत गुस्से में कहती है। इधर शिखा प्रज्ञा जब रेलवे स्टेशन ने नीचे उतरती है और मुंबई शहर में कदम रखती है तो इधर इवान के दिल फिर से धड़कने लगता और वो कहता मिस रंगोली क्या तुम यही कहीं आसपास। ये कहकर वो अपने दिल में हाथ लगता है। उसी टाइम उसके दोस्त आकर कहते हैं इवान तूने कुछ डिसाइड किया, कहाँ चलना है। तभी इवान कहता है कोलकाता। सब लोग इवान को देखते हैं, हम पिछली बार ही तो गए हैं, इस बार शिमला चले क्या, नहीं कोलकाता ही जाना है, सबको पता हो या ना हो। लेकिन आरव को पता था इवान की हालत के बारे में। आरव कहता है इवान 1 साल हो गया है, उस बात को पता नहीं कौन थी क्या था, कहाँ चले गए, अब क्या वो मिलेगी, तू भूल जा उसको। ये कहकर आरव चला जाता है। मैं वही तो नहीं कर पा रहा हूँ, वो भी चला जाता है।
इधर शिखा और प्रज्ञा एक जगह आके खड़े हो जाती। प्रज्ञा ने सामान पकड़ा हुआ था और शिखा ने शुभम को कसकर पकड़ा हुआ था। दोनों ने कभी घर बाहर कदम रखा नहीं था, इसलिए बहुत डर रही थी। प्रज्ञा ने कहा, शिखा हम यहाँ आ तो गए हैं लेकिन हम रहेंगे कहाँ यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। शिखा ने कहा, देख माँ कहती थी जब हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया है तो हमारे साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा, आगे चलते हैं। तब तक शुभम भी उठ जाता है और कहता है, माँ भूख लगी है। तभी शिखा अपने बैग से कुछ खाने का सामान निकलकर शुभम को देती है और कहती है, अभी ये खा लो। ठीक है बेटा। वो लोग थोड़ी देर ही चले थे कि उन लोगों को एक मंदिर दिख जाता है। वो लोग उसी मंदिर में जाती है। थोड़ी देर बाद मंदिर में के नीचे एक गाड़ी आकर रुकती है और गाड़ी में से सूर्यवंशी परिवार निकल कर ऊपर आता है। इवान के दादा अमर, सूर्यवंशी दादी स्नेहा, सूर्यवंशी, इवान के माँ पापा भी आए थे। जब वो लोग मंदिर आते हैं और पंडित जी नमस्कार कहते हैं और वहाँ पर दादा दादी कहते हैं, पंडित जी हम तो यहाँ खाना का अरेंजमेंट देखने आए थे। तभी पंडित जी कहते हैं, माफ करिएगा दादी जी, जिसने खाना बनाने का ऑर्डर लिया था उन लोग का गाड़ी खराब हो गया है, कह रहे थे कल परसों आ जाएंगे और हमने 2-3 ग्रुप का खाना चेक, उनमें से किसी का पसंद नहीं आया। ये कहकर पंडित जी अपना सर झुकाते हैं और दादी कहते हैं, मैं अपनी माँ का जन्मदिन में ये शुभ कार्य करती थी, लगता है इस बार कैसे होगा, ऐसा करो उन ग्रुप में से एक को ऑर्डर दे दो। तभी शिखा वहाँ नमस्ते कहती है और कहती, जी मैं माफी चाहती हूँ, मैंने आपकी बात सुन ली, मुझे और मेरी दोस्त को खाना बनाना आता है, क्या आप हमें ये काम दे सकती है, हमें काम की बहुत जरूरत है प्लीज, हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तभी पंडित जी कहते हैं, कोई ऐसा वैसा खाना नहीं, शुद्ध शाकाहारी खाना बनना है और तुम अभी के जेनरेशन वाले को शुद्ध शाकाहारी का क्या है समझ तो आता नहीं है, चली है खाना बनाने वो शुद्ध शाकाहारी। तभी शिखा दादी के सामने हाथ जोड़कर कहती है, तेरी हमें शुद्ध शाकाहारी खाना बनाना आता है, हमें इस वक्त काम की बहुत जरूरत है, हम थोड़ा खाना बनाकर आपको टेस्ट करवाएंगे, अगर आपको पसंद आए तो हमें काम दीजिएगा वरना हम यहाँ से चले जाएंगे। दादी शिखा की आंखों में देखे थे, उसकी आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। दादी जी कुछ बोलती तभी पंडित जी कहते हैं, हम तुम लोगों को नहीं जानते, कहीं तुम लोग सूर्यवंशी परिवार के दुश्मन तो नहीं। तब शिखा कहती है, हम अभी अभी यहाँ नए आए हैं, हम लोग यहाँ किसको नहीं जानते, आप लोग बात कर रहे थे तो मैं भी कह दिया कि हमें खाना बनाना आता है, हमें अभी काम की बहुत जरूरत है इसलिए कहा था, हमें तो दुश्मनी यह सब कुछ बारे में पता भी नहीं है। तभी दादी कहती है, ठीक है मैं तुम्हें एक चांद देती हूँ, तुम अभी कुछ खाना बनाकर लेकर आओ, मैं ड्राइवर से मंगवाती हूँ। तभी वह ड्राइवर जाकर कुछ सामान लेकर आता है, उस सामान में लहसुन प्याज भी था। शिखा समझ जाती है कि दादी उसका टेस्ट ले रही है। प्रज्ञा और शिकार 1 घंटे में सब खाना बनाकर रेडी रखती है और दादी जी को टेस्ट करवाती है और दादी जी कहती है, वह खाना तो बहुत अच्छा बना है तुमने, देखो बच्चियों हमने भरोसा करके तुम्हें ये खाना बनाने का ऑर्डर दिया, यह मेरी माँ जी का मरण दिन पर मैं यहाँ गरीब दुखी के लिए खाना बनवाती हूँ और उनके लिए कुछ दान दक्षिणा भी देता हूँ, इसलिए इसको प्रसाद समझकर दिल से बनाना। तभी शुभम कहता है, मम्मी मुझे भी खाना है, बहुत भूख लगी है, हाँ मैं देती ना, रुक जा। पंडित जी कहते हैं, तुम खाना बनाओगी और तुम्हारा बेटा वहाँ पर झूठा कर देगा, तो ऐसे तुम कल का प्रसाद बनाओगी, झूठा प्रसाद बनाकर खिलाओगी, तुम्हारे बेटे को कुछ पता भी नहीं है। तभी प्रज्ञा देखते हैं कि शिक्षा बहुत गुस्से में है, उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन शिखा रहती है, पंडित जी अगर आपको पता ना हो तो छोटे बच्चे भी भगवान का दर्जा होते हैं, अगर उसे खाना होता तो मैं जब बना रही थी वहां जाकर वह कह सकता था, लेकिन उसे अभी का, क्योंकि अभी दादी जी ने खाना खा लिया, मैंने उसे समझाया था जब बड़े लोग कहेंगे तभी उसके बाद छोटे लोग खाएंगे, उसे यह याद था इसलिए उसने अभी मुझसे खाना मांगा। आप सच में एक पंडित जी होना, किसी मंदिर में बच्चों को अपमान किया जाता है, यह मुझे नहीं पता था। प्रज्ञा कहती, चुप हो जा सीखा, ये सब लोग हैं। शिखा देखते हैं दादा दादी उसे देख रहे हैं, वह सबसे माफी मांगते हुए कहती है, माफ करिए दादी लेकिन मेरे बच्चे ने ऐसा कोई काम नहीं किया है और उसे पता है कि कब क्या करना है, उसने खाने में भी झूठ नहीं किया है, अगर कोई मेरे बच्चे को कुछ कहेगा तो यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मैं पंडित जी को कुछ ज्यादा ही कह दिया, माफ करेगा पंडित जी। दादी जी भी कहती है, पंडित साहब आपके बच्चे के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। दादी छोटे बच्चों को बुलाती है, आए बेटा आपको क्या खाना है। शुभम दादी के पास जाकर कहता है, वह मेरी मामा आलू पूरी बहुत अच्छा बनाती है, वो ना मेरा बहुत फेवरेट है, तो लीजिए आपकी माँ ने भी आलू पूरी बनाया है। तभी दादा दादी शिखा के पास आकर कहते हैं, हमारे यहाँ से 2-3 नौकरों को मैं आप लोगों के पास भेज देती हूँ, कल 11:12 बजे तक आपको सब खाना बनाना है, मैं बता दूंगी क्या क्या बनवाना है, अभी के लिए हम निकल जाते हैं, हमारे ड्राइवर आप लोगों को सारा सामान यार पर रख देंगे, हमारा विश्वास का मन रखे, बहुत अच्छा खाना बनाएगा। शिखा और प्रज्ञा जी दादी कहकर अपने सर झुकाती है, उसके बाद वहां से सूर्यवंशी परिवार निकल जाती है। जब दादा दादी घर आते हैं तो वह अपने बेटे इंदर जी को कॉल करके कहते हैं, इंदर हमने मंदिर में 2 लड़कियों को खाना बनाने का काम दिया है, तुम कुछ बॉडीगार्ड लेकर वहां पर जाकर उनकी चेक करने को कहो, वह सच में इनोसेंट है, ये हमारी कोई दुश्मन की चाल है। जी माँ मैं तो अभी बिजी हूँ, मैं ईशान को कह देता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी वह लोग खाना बनाने की काम स्टार्ट कर रही है। इंदर जी के साथ ईशान भी वही था और वही ईशान को कहते हैं, कृष्ण बेटा तुम अपनी कुछ बॉडीगार्ड लेकर मंदिर पर, जो वहां पर कुछ लड़कियां हैं जो खाना बनाने का काम कर रही है, कल के लिए देखो वह लोग कैसे हैं। जी पापा कहकर इस आदमी कुछ बॉडीगार्ड लेकर मंदिर तरफ चला जाता है। आज के लिए इतना ही। शिखा प्रज्ञा इस शहर में आ तो गई है, क्या इस शहर में शिखा प्रज्ञा अपना सपना पूरा कर पाएंगे या इस शहर को भी छोड़ना पड़ेगा, क्या इसी शहर में बन जाएगी उनकी जिंदगियां।
सुनते रहिए मेरे साथ। तेरी रूह से मोहब्बत है।